हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम आफताब कमाल पाशा साहब से बात कर रहे हैं, जो वेस्ट एशिया के बहुत ही गहराई से जानकारी वो रखते हैं। बहुत सी किताबें लिखी हैं, मुसलसल सफ़र में भी रहते हैं। इस वक्त वो अमेरिका में हैं। अब से पहले हमने आपसे उनकी 2 हफ्ते इसी तरह से सफ़र में ही वो हमारे लिए वक्त निकालते रहे हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज वो वेस्ट कोस्ट के किसी शहर में हैं, अमेरिका में, और हमें वक्त दिया है, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बहुत ही एक अजीब सूरत हाल है। 2 दिन पहले खबर आती है कि ट्रंप जब अंकारा से जा रहे थे तो वो एक जो खाने का सामान देने वाली जो गाड़ी होती है हवाई जहाज पर, उसमें वो छुप करके दूसरे जहाज में गए। और मुसलसल उनकी मीम्स बन के आ रही हैं, वीडियोस बन के आ रही हैं। लोग एआई से बना करके एंजॉय कर रहे हैं कि वो कितने डरे हुए हैं। लेकिन इसी दरमियान एक बयान फिर आ जाता है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर गैर मामूली इकोनॉमिक दबाव डालेंगे और बहुत जल्दी हॉर्मुज को वो अमरीकी टेरिटरी, यानी अमरीका का हिस्सा ऐलान करने वाले हैं। तो ये अजीब सी सूरत हाल है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे ऐसे वक्त में, जबकि आईआरजीसी ने एक MQ-9 हॉर्मुजगान पर गिराया है। वो दावा कर रहे हैं कि हम इसको अमेरिका में शामिल करने वाले हैं। वहां आसपास वो पैर भी नहीं टिका पा रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। इजरायली मीडिया में कहा जा रहा है कि वियतनाम से ज्यादा शर्मनाक हार हुई है इस ईरान जंग में। और वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि अमेरिका और इसराइल ने स्ट्रेटेजिक तौर पर ईरान से हारे हैं वो। तो ऐसी सूरत में क्या कुछ है, कैसे समझें हालात को, आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आफ्ताब कमाल पाशा साहब से हम समझेंगे कि आखिर इन हालात को कैसे देख रहे हैं। पाशा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, वक्त दे देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देख रहे हैं आप ये हॉर्मुज को अमेरिका की टेरिटरी के ऐलान के बयान को? आपने भी देखा होगा। आप इस बयान पर क्या कहते हैं, क्या क्या लगता है आपको? शुक्रिया काजमी साहब। मैं यहाँ अमेरिका में सॉल्ट लेक सिटी ऊटा के नजदीक से बोल रहा हूँ, जो वेस्ट में है, कैलिफोर्निया के करीब। देखिए, ये स्पीच ट्रम्प की न्यूयॉर्क में जो हुई, तो वो पूरे स्टेडियम में ज्यादातर पुलिस वाले थे। तो वहाँ के जो रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी हैं, जो लड़ना चाहते हैं मिड टर्म इलेक्शंस, उन्होंने मोबिलाइज किया था इन सब पुलिस वालों को वर्दी में वगैरह। तो वहाँ इतने जोश में आके ट्रम्प साहब ईरान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, जो पिछले 4-5 महीने से कहते आ रहे हैं कि ईरान घुटने पे आ गया है और हम बहुत जल्द जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका की टेरिटरी है बोल के ऐलान करेंगे बोल के। तो ये ऐसे बयानात जो है लोग वहां सुन के मजाक उड़ाते हैं यहाँ। तो और जैसा उन्होंने ग्रीनलैंड से कहा और वेनेजुएला को भी कहा कि हम 51st स्टेट बनाने जा रहे हैं वगैरह। तो ये इनके वो राइट विंग सपोर्टर्स जो है यही चाहते हैं कि ये बहुत महान काम कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा उनको कि अगर 1-1.5 डॉलर तेल की कीमत या पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत छोटी सी कुर्बानी है। मैं जो काम कर रहा हूँ अमेरिका के लिए महान बनाने के लिए इस कदम में। और जो कीमतें बढ़ रही हैं वो फिलहाल है, लेकिन आगे चल के आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। और हेल्थ केयर हम नए बिल लाने वाले हैं, जो कि उन्होंने पहले टर्म में कहा था। बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने वहाँ बताई जो कि जो रियलिटी से हट के
जो है उनकी पॉपुलैरिटी को इतना कमजोर कर दिए हैं कि सिर्फ 28% अब उनको सपोर्ट करते हैं। कि अमेरिका के इतिहास में कोई भी सदर इतनी कम पॉपुलैरिटी से डूबा नहीं था। तो ट्रम्प जो है ऐसे ऐसे भाषण देते हैं जिससे लोग जो है घर जाने के बाद दूसरी चैनलों में जब जाके देखेंगे उनको पता चलेगा कि स्टेट ऑफ फार्मोस अमेरिका का हिस्सा बनने वाला नहीं है। और वहाँ लगातार बमबारी हो रही है ईरान की तरफ से टैंकरों पे, और ये तस्दीक हो रही है यूएई से और दूसरे देशों से भी कि जब तक ईरान की परमिशन, इजाजत नहीं होती वहां से कोई ना टैंकर आएगा ना जहाज आएगा जाएगा। तो ये रियलिटी है। तो ये जो है ये लोगों को जो है ख्याली पुलाव अपने भाषण से जो है वो मुतमईन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो रियलिटी है वो बहुत दूसरी है। जो तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत $4.21 हो गई है। हर हम्म। एक सेंट जो है यहाँ माने रखता है। तो इसका हम्म। मतलब तकरीबन डबल हो गया है हम्म। 28 फरवरी से। और डीजल भी 5.30 हो गया है, $5.30 हुआ है। हम्म। आज ही मैं डला के आया। तो हम्म। हर दिन जो है हर लम्हे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, और इससे जुड़े हुए ट्रांसपोर्ट का पूरा निजाम इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। तो ये हम्म। लोगों के लिए काफी परेशानी की बात है। वो इग्नोर करना चाहते हैं। और जो उनकी पॉलिसी है, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी और एनर्जी सेक्रेटरी टाइटन करेंगे हम सैंक्शंस को ईरान के ऊपर। देखिए ईरान इससे भी स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस देखा है। तो और कुछ बचा नहीं है। ये सिर्फ जैसे ट्रम्प कहते हैं कि हम व्यापारी कर देंगे, हमने तहस नहस कर दिया। ये वही इकोनॉमिक सैंक्शंस के बारे में भी वही रिपीट करते रहते हैं कि हमने ये सैंक्शंस कर दिया, वो सैंक्शंस कर दिया। इसका कुछ खास ठोस असर ईरान पे नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ईरान की मिनिस्ट्री ने ट्रेड आंकड़े निकाले। तो वो जो ईरान से यूरोप को जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके एक्सपोर्ट की आमदनी जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। हम्म। चाहे वो कार्स हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो, या नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स हो, उसकी 300 गुना इंक्रीज हुआ है। तो 24 घंटे में कम से कम 1,000 ट्रक्स जो है ईरान से तुर्की के जरिए यूरोप को माल लेके जा रहे हैं। हम्म। तो टर्की का बॉर्डर है, अजरबैजान का है, और तुर्कमेनिस्तान का है, पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान से भी है। और हर दिन जहाज जो है दुबई आते जाते आ रहे हैं। हजारों के छोटे छोटे जो जहाज आप माल लेके जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो या कारपेट्स हो या जो भी नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स हैं। तो ईरान की जो नाकाबंदी हुई है जिससे तेल एक्सपोर्ट होना कम हो गया है, बंद नहीं हुआ है, कम हुआ है। लेकिन उनके नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है लगातार लैंड के जरिए, इराक के जरिए, तुर्की के जरिए और दूसरे कॉरिडोर्स में लगातार जा रहे हैं। और उनकी इकोनॉमी हालांकि बमबारी हुई है, लेकिन बहुत सारे सिविलियन कारखाने ऐसे नॉर्मल की तरह काम कर रहे हैं। और जो भी वीडियोस लोग देखते हैं, मैं अक्सर देखता रहता हूँ, तो वहाँ ऐसा लगता है कि नॉर्मल जिंदगी चल रही है। मतलब ईरान के ऊपर जो हमले हुए हैं 13,000 अमेरिका की तरफ से और 9,500 इजराइल की तरफ से, उसका कुछ खास आम रोजमर्रा की जिंदगी पे नजर नहीं आता। लोग इंडस्ट्रीज में काम करने जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुले हुए हैं, सड़कों पे ट्रैफिक नॉर्मल नजर आती है। हाँ, नुकसान हुआ है जिसकी मरम्मत हो रही है तेजी से। और इतनी तेजी से मरम्मत हो रही है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है कि जो हम ईरान इराक वार में देख रहे थे उसी वार फुटिंग पे हो रही है, जो कि कोई देश में इतनी तेजी से लोग रिपेयर नहीं करते उनका इंफ्रास्ट्रक्चर।
चाहे वो लीबिया में हो, सूडान में हो, या लेबनान में हो, या गाजा में, और दूसरी जहां जहां भी लोग शिकार हैं जंग से। तो ये अमेरिका का ये कहना है कि हॉर्मुज ले लेंगे, सैंक्शंस टाइटन कर देंगे, और ईरान के ऊपर दबाव रखेंगे हम, जॉर्ज वाशिंगटन एयरक्राफ्ट को लाके, जो अब्राहम लिंकन मसलों से जूझ रहा है, जहाँ सुसाइड करने की बात हो रही है और लोग परेशान हैं वहाँ, सेलर्स 5,000 से ज्यादा। तो ये सब ये एक ही साबित करती है पॉइंट कि अमेरिका जो है हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हम्म, तो अब हर दिन हर लम्हा जो ये हॉर्मुज बंद रहता है और जंग अनसर्टनिटी रहती है यहाँ, तो अमेरिका का नुकसान काफी हो रहा है यहाँ इकोनॉमिकली। सिर्फ अमेरिका का ही नहीं, पूरी दुनिया में। देखिए 40% यहाँ के फार्मर्स जो है वो उगा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि केमिकल फर्टिलाइजर महंगा हो गया है। तो जो हम्म, नेक्स्ट फसल आने वाली है दिसंबर के बाद, तो 40% कम हो गया, तो वो यही किल्लत नहीं होगी जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर भी काफी भारी असर होता है। हम्म, तो वैसे ही पूरी दुनिया में जो है ये केमिकल फर्टिलाइजर की शॉर्टेज से काफी कुछ भारत में भी हुआ है, उस पर असर हुआ है, और फूड सिक्योरिटी का बड़ा प्रॉब्लम होगा। राइस, वीट और दूसरे जो सीरियल्स रहते हैं उनके प्रोडक्शन पे असर होगा, और कीमतें बढ़ जाएंगी इससे। तो हम्म, अभी ये बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, जो रिसेशन आने वाला है, जो हर एक यहाँ सीईओ उसकी बात कर रहा है। सिर्फ हम्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अमेजोन या गूगल या फेसबुक या वैसे नहीं, लेकिन दूसरे भी जो हैं जो चलाते हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चाहे वॉलमार्ट हो, टारगेट हो, या अल्बर्टसन हो, या दूसरे हों, वो सब कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, और अगर तेल की किल्लत में सुधार नहीं होता है, जो 280 मिलियन बैरल्स उनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व हुआ है, जिसमें से 120 जो है निकाल नहीं पाते, तो इसका मतलब जो है बहुत कम हो गया है इनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जो रिलीज कर रहे हैं कीमतें कम करने के लिए। तो जो रियलिटी है वो लोगों को बताने से गुरेज आ रहे हैं ये लीडर्स। और वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ भी वही कहते हैं जो ट्रम्प सुनना चाहते हैं, और ट्रेजरी सेक्रेटरी और एनर्जी सेक्रेटरी भी वही कहते हैं कि हम ईरान पे दबाव रखेंगे। लेकिन जो आम जनता है यहाँ, अ, उनके नुमाइंदे जो सेनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हियरिंग्स में जो कहते हैं, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो यही लोगों को परेशानी हो रही है कि ये गवर्नमेंट जो है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रही है, और अपनी ही नाकामियों में और निकम्मेपन में जो है वो झूठ बोल बोल के गुमराह होते जा रहे हैं, और हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी। तो इसका मतलब ये है कि जितना टाइम ज्यादा लगेगा, अमेरिका अपनी हार मानने में देर लगाएगा, उतनी ही अमेरिकी अवाम और दुनिया भर के मुल्कों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। ऐसे वक्त में जबकि मुश्किलात बढ़ने की बात है, अमेरिका का एक प्रेसिडेंट है जो किसी की नहीं सुनता, और सुनता है तो शायद सिर्फ नेतन्याहू की सुनता है, और उससे पूरी दुनिया पर यह मुसीबत है। तो क्या दुनिया के मुल्कों में किसी में कोई रीढ़ की हड्डी नहीं रही कि वो ट्रंप से कह सके कि शट अप, तुम क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हो? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? क्या वो यूनिपोलर वर्ल्ड जिसे कहा जाता था उसका खमियाजा भुगतेगा, भुगतेगी पूरी दुनिया? क्या खुद अमरीकी अवाम जो इस मुश्किल में फंसे हैं वो कैसे बाहर निकलेंगे? नतीजा क्या होगा? मिसाल के तौर पर ये अभी इलेक्शन कैंपेन में ये कहते हैं कि हम हॉर्मोज को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। इसी किस्म के बयान अगर देते रहे ये नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन तक, तो तब तक तो दुनिया और बहुत तबाह हो चुकेगी। कैसे देख रहे हैं आप? जी, ये ये मानने को मैं तैयार नहीं कि दुनिया उन पे कुछ एक्शन नहीं ले रही है। देखिए, अपने पड़ोसी मेक्सिको से ताल्लुकात खराब हैं इसकी वजह से,
कनाडा भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। कोई भी नाटो देश अमेरिका का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ ग्रीनलैंड का मसला ही नहीं, नाटो का मसला ही नहीं, लेकिन जो ये कर रहे हैं तेल के मामले में और यूक्रेन के मामले में और हॉर्मोज और ईरान पे जंग जो थोपी है इसके मामले को लेके हर एक नाराज है। लेकिन जिस तरीके से ईरान बोलता है कि अमेरिका के खिलाफ, या हिजबुल्लाह बोलता है, या दूसरे लोग समर्थन जो चीन और रूस बोलते हैं, ये दूसरे देश वो अभी भी खौफ में है अमेरिका के, हम्म। कि अमेरिका अगर पूरी तरह अपनी फौज यूरोप से हटा लेता है और जो कुछ कर सकता है कनाडा को, अभी उस मरहले पे हम पहुंचे नहीं है। तो इसीलिए जो है धीरे धीरे करके ये लोग तनकीद कर रहे हैं। जैसा स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर आजम, हम्म। तो खुलेआम करते हैं, आयरलैंड के करते हैं, हम्म। और इटाली के भी अब ओपनली कर रहे हैं। और जर्मनी के चांसलर भी कहा कि आपको ईरान जलील कर रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है बोल के। ये कुछ हफ्ते पहले सुनने में नहीं आते थे। तो ये धीरे धीरे जो है लोग, उनके दोस्त ही ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर ने भी काफी तनकीद की। तो इनके साथियां जो सपोर्ट हैं, वाइट गवर्नमेंट्स हैं, तो वो भी जो है उनको भी ये जो पेन महसूस हो रहा है तेल से, गैस से, ट्रेड से और हर एक शोबे में जो उनको धक्का पहुंच रहा है, तो उससे वो परेशान हैं। और सिर्फ अमेरिकी अवाम ही नहीं, हालांकि यहाँ पोलराइजेशन है, सब मागा के सपोर्टर्स और राइट विंग और क्रिश्चियन जायनिस्ट इवांजेलिकल, ये अभी भी सॉलिड सपोर्ट करते हैं ट्रम्प की, जो भी कर रहा है ये ठीक कर रहा है बोल के। लेकिन 50% से भी थोड़ा ज्यादा जो डेमोक्रेट्स की हिमायत करते हैं, वो तंग आ गए हैं इन सब चीजों से कि ये झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं बोल के। तो तनकीद लगातार जारी है। और अगर आप यहाँ के फॉक्स न्यूज भी देखें, तो उसमें भी लोगों को बुलाया जा रहा है जो कि ट्रम्प की ईरान पॉलिसी को तनकीद कर रहे हैं, जो कि कुछ हफ्ते नामुमकिन था यहाँ। तो मैं रेगुलर देखता हूँ और न्यूज़पेपर्स में और हर एक शोबे में जो है लोगों को एहसास हो रहा है कि हम सही रास्ते पे चल नहीं रहे हैं और अमेरिका को जो है इससे कमजोरी हो रही है, हमारा नुकसान हो रहा है फौजी और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक भी। लेकिन ये हमारे लीडर तैयार नहीं है। और सब कुछ जो है ये जो डोनाल्ड ट्रम्प अपना पर्सनल फायदा देख रहे हैं, अपनी फैमिली का फायदा जो देख रहे हैं, उसको भी हाईलाइट किया जा रहा है। बल्कि हम्म। फॉक्स न्यूज में भी बताया जा रहा है कि ये सब इनसाइडर ट्रेडिंग और इंफॉर्मेशन लेके, आप 1 लाख रुपए अगर आप ट्रम्प को देंगे, तो वो एडवांस में आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि वो सोशल ट्रूथ में या उनकी पॉलिसी क्या होगी ईरान हम्म। के तरफ, या तेल के तरफ, हम्म। या स्टॉक मार्केट तरफ, या जो भी वो कार्रवाई करना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं वगैरह। तो ऐसे मामले में जो है लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये व्हाइट हाउस और प्रेसिडेंट के ऑफिस को जो है पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बोल के काफी तनकीद हो रही है। मतलब हम्म। हर दिन इस पे बहस हो रही है टेलीविजन में, एंकर्स में, और लगातार मैं सुनता आ रहा हूँ। और प्रेसिडेंट की तनकीद हो रही है कि हम्म। ये जो है ऐसे प्रेसिडेंट है इतिहास में अमेरिका के कि ये ऑफिस का फायदा उठा रहे हैं। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये सही माहौल को तनाव में रखना चाहते हैं, और की परेशानी की वजह से वो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसके हम्म। तहत वो अपना प्रेसिडेंट का थर्ड टर्म तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये भी हम्म। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि हम्म। ये थर्ड टर्म में भी बने रहना चाहते हैं, इमरजेंसी पावर्स को इस्तेमाल करके और जंग को इस्तेमाल करके। अब तो फिलहाल ईरान के पास ईरान कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद चाइना का भी इस्तेमाल करेंगे, ताइवान को भी इस्तेमाल करेंगे। तो उलझा के अमेरिका को जंगों में ये अपना टर्म धीरे धीरे एक्सटेंड भी करना चाहते हैं। और वो किसी की मानते नहीं, चाहे वो अमेरिका के कांग्रेस के हो,
डेमोक्रेटिक पार्टी हो या सुप्रीम कोर्ट हो, या हर एक शोबे को नजरअंदाज करते हैं, और सबको पता है कि ये प्रेस से भी कंदराते हैं और फेक प्रेस और फेक न्यूज बोल के रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये डिक्टेटर की तरह बने रहना चाहते हैं क्या के इतिहास में, और वो अपने आप को मुतमईन कर लिया है कि वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अमेरिका की भलाई की कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट का उनका जो मिशन है उसी में लगे हुए हैं। जी। ये बहुत ही अहम बात आपने बताई कि चीन और रूस भी खुल करके उस तरह से नहीं बोल पा रहे अमेरिका के खिलाफ, शायद उन्हें कहीं डर है। और लेकिन ईरान बोल रहा है, और ईरान बाकायदा एक्शन से जाहिर कर रहा है। अभी एक बहुत ही दिलचस्प खबर आई, क्योंकि इलेक्शन का माहौल दोनों तरफ है, अमेरिका में भी और इसराइल में भी। तो ट्रंप की तरफ से ये कमेंट आया नेतन्याहू के बारे में कि वो खुद अपने वर्स्ट एनिमी हैं, वो अपने खुद बदतरीन दुश्मन हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने उसको इस तरह से देखा है कि उम्मीद ये थी कि नेतन्याहू के सपोर्ट में ट्रंप कोई बयान देंगे, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल उल्टी बात कह दी। क्या ये आपस में इख्तलाफात और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या 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 आगे रिलेशनशिप बिल्कुल खराब होती जाएगी और किसी नए शख्स को वो प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं इसराइल के अंदर? देखिए, जे इसराइल का मामला बहुत ही यहाँ पेचीदा हो गया है, इसलिए कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग ये मान रहे हैं कि अगर ये अमेरिका ईरान की जंग में, हॉर्मुज के मसले में फंस गया है, तो ये इसराइल की वजह से हुआ है, नेतन्याहू के दबाव की वजह से हुआ है। और जो 28 फरवरी के पहले निजाम था, तो उसको उलट पलट करके जो है अमेरिका और मुश्किलात में फंस गया बोल के, ये आम तौर पे ये तनकीद हो रही है इसराइल की। और जो पिछली हफ्ते जो नेतन्याहू आए थे, वो ये साबित करना चाहते थे कि वो अमेरिका की सपोर्ट में कोई और लीडर इसराइल का नहीं है, जितना गहराई से ट्रम्प की दोस्ती है अमेरिका के साथ है, वगैरह वगैरह बोल के। तो वो जो मंजर जो है इसराइल का, वो खत्म हो चुका है। हम्म। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोच के खत्म हो गया है बोल के। हर एक बंदा यहाँ, चाहे वो डेमोक्रेट हो रिपब्लिक हो, वो जो ग्राउंड रियलिटी है वो देख रहे हैं हम्म। कि मिशिगन में क्या हुआ, डॉक्टर अब्दुल सैयद कैसे वो जीत के उभर के निकले हैं, और ममदानी का इलेक्शन कैसे हुआ, और लोग क्यों तनकीद कर रहे हैं कि एपेक्स से पैसा नहीं लेना और इंडिपेंडेंट होके लड़ना है, और उनके दबाव में आके उनके चापलूसी नहीं करना है बोल के। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो इसराइल की पॉपुलैरिटी जो है ट्रम्प की तरह वो भी कम हो गई है। ये हम्म। नहीं कि इसराइल पॉपुलर है, हाँ कुछ कट्टरपंथ जायनिस्ट इवेंजेलिकल क्रिश्चियन सपोर्ट करते हैं अभी भी। हम्म। और वेस्ट बैंक भी वो समझते हैं कि गाजा भी इसराइल का हिस्सा बनना चाहिए, और इसराइल महफूज रहना चाहिए, उसके दिफा के लिए हर मुमकिन जो भी कर रहा है उसको सपोर्ट करते हैं वगैरह। लेकिन आम तौर पे जो है इसराइल ऐसा अब अनटचेबल हो गया है वर्चुअली, कि हम्म। वो पैसे टैक्स पेयर्स के हथियारों की तरफ जेनोसाइड की वजह से देना नहीं चाहते, और बिल भी कई मेंबरान सेनेट में और हाउस में भी ला रहे हैं कि इसराइल को जो है मिलिट्री एड, फाइनेंशियल एड धीरे धीरे खत्म करना है, और जो पैसा इसराइल को दे रहे हैं वो जेनोसाइड में जा रहा है, और हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए फायदा नहीं हो रहा है, और वही पैसा हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए अमेरिका में खर्च करना है बोल के आवाजें उठ रही हैं। हर एक सेनेट हियरिंग में यही बात आती है, और हर एक मेंबर भी बिल लाना चाहता है, लेकिन उनको मेजोरिटी अभी नहीं मिल रही है। तो हम्म। वो मसला जो है मिड टर्म इलेक्शंस के बाद तय होगा कि किस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी। हालांकि बाइडेन के जमाने में डेमोक्रेटिक पार्टी खुलेआम इसराइल का सपोर्ट की, लेकिन अब हालात काफी बदल गए हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी भी जो है खुलेआम सपोर्ट मेरे ख्याल से आगे चल के नहीं करेगी, क्योंकि उनकी
बदनामी होगी और अनपॉपुलरिटी होगी और पोलराइजेशन और बढ़ जाएगा। तो इस हम्म लिहाज से जो है इसराइल हैज बिकम ए लायबिलिटी, बोझ हम्म बन गया है यहाँ हम्म हर हम्म एक नजर में। और जो पैसे वो खर्च करते थे, देखिए अब मिशिगन में मैं जहाँ वहाँ गया था, $80 मिलियन सिर्फ एक प्राइमरी में खर्च करे हैं, जो कि हम्म 15-20 में काम हो जाता था पहले, कोई हम्म। अपोजिशन नहीं था। इसका मतलब कि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी वो हार गए। तो यानी आप आठ अंदाजा आठ लगा करोड़ सकते हैं। 8 करोड़ डॉलर खर्च किए, 8 करोड़ डॉलर। ये बहुत जी बड़ी रकम है सर, बहुत बड़ी रकम है। जी, जी। अगर वो पूरे इलेक्शंस में हाउस के और सेनेट के आधे सीटों में खर्च करते हैं तो मतलब उनकी तिजोरी खाली हो जाएगी। इसके हम्म बावजूद भी वो जीत नहीं रहे हैं, हम्म हारना पड़ रहा है। तो जितना पैसा वो पानी की तरह लुटाते थे पहले, अब वो मिकदार भी कम हो गई है। लोग हम्म देना नहीं चाहते यहूदी चैरिटीज को जो पहले की तरह देते थे। अब पूरे के पूरे मकान मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिख के दे देते थे चैरिटी में, जैसा औकाफ में देते थे लोग यहाँ हम्म भारत में। तो उस तरह से जो लिबरल डोनेशंस इसराइल को जाते थे, अब वो धीरे धीरे ड्राई होते जा रहे हैं। तो हम्म इस लिहाज से इतनी बड़े पैमाने पे खर्च करना और फिर भी कामयाबी नहीं हासिल करना, तो ये बताता है कि यहाँ ग्राउंड रियलिटी बहुत जल्द चेंज हो गई है, तेजी से चेंज जी। हो गई है। यूथ के स्टूडेंट्स या यूथ के ही नहीं, लेकिन मिडिल एज भी अब तंग आए, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है और उन्हें क्या फ्यूचर में होने वाला है उससे बहुत परेशान है लोग। जी ये आपने बहुत अहम बात बताई कि अमेरिका के अंदर इसराइल अछूत हो चुका है, बोझ बन चुका है। और वो जो असेसमेंट एक है कि अमेरिका की जरूरत इसराइल नहीं रहेगा, तब वो उसका साथ छोड़ देगा, और जब वो साथ छोड़ देगा तो इसराइल के खात्मे का रास्ता हमवार होगा। तकरीबन उसी रास्ते की तरफ सफर जा रहा है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चलना चाहता हूं। अमरीकी और इजरायली मीडिया में बिल्कुल खुल करके ये आ रहा है कि हार चुके ईरान के मुकाबले में इसराइल, अमेरिका हार चुके। कल ही इसराइल के कई हारेट्स ने, हयोम ने, कई अखबारों से इस तरह की चीजें आई कि वियतनाम से ज्यादा शर्मनाक हार हुई है ईरान में। इसी तरह से वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह, वो तो आप देख रहे होंगे। तो ये जब मीडिया खुल करके ये कुछ कह रहा है, तो कितना दूर है किसी नतीजे तक पहुंचना। हालांकि वो उलझन मुसलसल है जो ट्रंप के मिजाज की है। लेकिन क्या लगता है, जब ये मीडिया इतनी ऊंची आवाज से बोलने लगा हो, तब इसके आगे क्या, अगला मरहला क्या? जी, ये मीडिया में जो कुछ भी लिख रहे हैं एक्सपर्ट्स, मैं हर दिन ये तीनों टॉप इजरायली अखबार पढ़ता हूँ, जेरूसलम पोस्ट, टाइम्स ऑफ इसराइल और हरेट्स। तो इसमें जो लोग लिख रहे हैं, हरेट्स वैसे भी लेफ्ट लीनिंग का है, तो ये सब जो है ग्राउंड रियलिटी जो भी है, जो लोगों के आम नॉलेज में है, वही उसको हाईलाइट कर रहे हैं। क्योंकि वो पहले वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो यही यकीन कर रहे थे कि अमेरिका और इसराइल जीते हैं और अमेरिका, हाँ, इसराइल हरा दिया है ईरान को बमबारी करके बोल के। लेकिन जिस तरीके से ईरान अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहा है, शर्तें बढ़ा रहा है, उससे साबित हो रहा है कि ईरान जो है हारा नहीं है। अमेरिका बमबारी करने के बावजूद भी उसको मजबूर नहीं किया है, आमादा नहीं किया है उनके टर्म्स एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये सभी अखबार जो है राइट विंग, अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या वॉशिंगटन पोस्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो या दूसरे जो क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर वगैरह दूसरे जो हैं, ये सभी अभी ये सब रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो गैप एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों में था, और जो फॉक्स न्यूज के प्रोपेगेंडे से जो लोगों को गुमराह किया जाता था,
तो वो उनकी न्यूज़पेपर्स की और ये प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही थी। तो इसलिए वो जो रियलिटी है उसको बयान कर रहे हैं, लिख रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है या पीट हेगसेथ जो बता रहे हैं ये सब गलत है। और जो रियलिटी है वो उनको पता चल रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट में उथल पुथल हो रहा है और कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और जो तैनात हैं इस खाड़ी के क्षेत्र में अमेरिकी की फौज और बहरी बेड़ा और हवाई जहाज वगैरह सब, हालांकि खाड़ी में कम हुए हैं, वहां से शिफ्ट करके जॉर्डन, इसराइल या यूरोप को भेजा गया है, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। सेंट्रल कमांड अभी भी कतार में फंक्शनिंग है और फिफ्थ फ्लीट भी वहाँ काम कर रही है, लोग बहराइन में, मनामा में वगैरह। तो ये फॉर्मली अपनी हार मानना नहीं चाहते, लेकिन जो रियलिटी है ये न्यूज़पेपर सब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये मैं मानता हूँ कि ईरान की बहुत बड़ी फतह है, हम्म, क्योंकि ट्रम्प की तरह ये हर दिन जो है बेकार की बातें नहीं बताते, सिर्फ जो भी बताते हैं वो सच बताते हैं। और अमेरिका उसको जानता है कि उसको मानना पड़ेगा हम्म, जो ईरान कहते आ रहे हैं। तो वो बेबुनियाद नहीं है। हम्म, जो ट्रम्प की तरह हम हॉर्मस को अपना हिस्सा बना लेंगे हम्म, वगैरह। लेकिन जो ईरान के लीडर्स बताए हैं उसमें दो चीजें सच हैं। एक तो मुस्तफा खामनेई और सी कमांडर्स को हिदायत दी गई है कि वो ईरान की मिसाइलों का रेंज बढ़ाएं, हम्म, जो कि अमेरिका के ईस्ट कोस्ट तक पहुंच जा सके, 11,000 या 12,000 किलोमीटर तक भी वो जल्द से जल्द मिसाइल बनाने की हिदायत दिए हैं। उस पर काम शायद शुरू हो गया है। और दूसरा ये है कि किसी भी हालत में ओमान से मुआहदा होगा हरमुज को लेके, और वो अमेरिका और इसराइल और दूसरे देश जो हम ईरान के ऊपर हमले में शामिल थे उनके जहाज़ों को आने जाने नहीं दिया जाएगा और अपना कंट्रोल रहेगा, चाहे कितना भी ब्लॉकेट करे, खींचते ही इकोनॉमिक सैंक्शंस कड़े करे, ईरान झेलने के लिए तैयार है। हालांकि हमको हमदर्दी करना चाहिए ईरानियों से कि जो इतनी साल कुर्बानी दिए और दे रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम। बेशक, ये बेशक, अभी भी बेशक। वो गवर्नमेंट के साथ हैं इतने परेशानियों के बावजूद, और उनके लीडर की हत्या करने के बाद और इतने जुल्म के बाद फिर भी अपने साथियों को, चाहे वो हुती हो, हिजबुल्लाह हो या हमास हो या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, उनको अपनी रोजी रोटी का कम करके उनको भी सपोर्ट कर रहा है। ये नहीं कि हम्म, हिजबुल्लाह सिर्फ जंग के लिए इस्तेमाल करता है पैसा जो भी ईरान देता है, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लोगों को जो बेवा हो गए हैं उनको सपोर्ट करता है, जो यतीम बच्चे हो गए हैं उनको ऑर्फनेजेस में रखते हैं और बहुत सारा सोशल काम करते हैं। जी, और जी। इसी तरह हुतियों को भी, इनके ऊपर इतना जुल्म हुआ है पिछले 15 सालों से सऊदी और ब्लॉकेड की वजह से और इंटरनेशनल एग्रेशन की वजह से, तो वहाँ भी जो है सोशल वर्क, और वरना लाखों के लोग हर जुमा की नमाज के बाद सड़कों पे नहीं आते बेशक, फलस्तीन के हक बेशक, में या ईरान बेशक, के हक बेशक। में वगैरह। तो जो ईरान के पास जो कुछ भी माल आता है तेल से या नॉन ऑयल एक्सपोर्ट से, तो वो अपने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के भाइयों से, बहनों से शेयर करते हैं। तो वहाँ भी फैमिली सपोर्ट करते हैं, वहाँ भी गुजारा चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का निज़ाम तहस नहस करके उनको मजबूर किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जी, जी, बेशक, ईरानियंस की बेशक, बहुत तरफ बड़ी से। कुर्बानी है। पाशा साहब, हमारे पास तकरीबन 1.5-2 मिनट हैं। आखिर में अगर आप ओवरऑल एक बता दें, सिनेरियो अब क्या कुछ नजर आता है? उधर सऊदी और यमन वाला भी मामला इस वक्त गर्म है। कैसे देख रहे हैं आप, अगर एक एक समराइज कर सकें हमारे देखने वालों के लिए? जी, देखिए ये चूंकि अमेरिका नाकाम रहा, इसराइल नाकाम रहा ईरान को शिकस्त देने में,
तो ये इनकी चाल है कि ये रीजनल वॉर और दूसरे देशों को मुलविस करने की, जैसा अमेरिका और सऊदी मिलके इराक पे हमला किया और कई लोग वहाँ हताहत हो गए, तो तनाव वहां भी बढ़ा। और ईरानी जहाज जो सना में उतरना था उसको लेके हूथियों के ऊपर और प्रेशर डाले, जिसकी वजह से हूथियों ने ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बमबारी करके वहां भी तनाव बढ़ गया। बाब अल मंदब भी ऑलमोस्ट बंद हो चुका है सऊदियों के लिए। लेकिन जो पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, इजराइल को भी पाइपलाइन से लिंक करने की बात हो रही है अब यहाँ। हम्म, तो ये सब देखिए, तेल कुछ हद तक पाइपलाइन से ले जा सकते हैं, लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइजर है या गैस है, वो कहाँ से लेके जाएंगे पाइपलाइन से। हम्म, और जो हम्म, इनको खाने की चीजें और दूसरी चीजें चाहिए, वो पाइपलाइन के जरिए अगर पानी भी चाहिए तो कहाँ से आएगा इनको पानी। तो ये सब इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर और पाइपलाइन सीरिया के जरिए मेडिटेरेनियन में वगैरह वगैरह, ये सब हवा में बात कर रहे हैं। लेकिन ये जंग के आड़े जो है इजराइल अपना गैस बढ़ा रहा है। लेबनान को भी, अब वो साउथ लेबनान से जो वहाँ गैस फील्ड्स हैं वो भी अपने ही बोल के बता रहा है, और गाजा के पास गैस फील्ड्स उसको भी डेवलप करके इस्तेमाल कर रहा है, ग्रीस और साइप्रस की सपोर्ट से। तो ये जंग के आड़ में जो है इजराइल अपना एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा धीरे धीरे फैला रहा है। और गाजा में भी 15 पॉइंट का पीस प्लान रद्द कर दिया है, और लेबनान में हर दिन बमबारी करते जा रहे हैं और वगैरह बोल के। तो ये उनकी नाकामी ईरान की वजह से इजराइल को खुलेआम छूट दे दी गई है, और वो अपना एजेंडा जो है इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी इस पूरे क्षेत्र में फैलाने की कोशिश कर रहा है। और इसकी वजह से खाड़ी के देश जो है अपना सिक्योरिटी निज़ाम मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या मिस्र, या जो भी वेलकम कमेंट्स आए हैं कतार से इसके ऊपर, और दूसरे देश भी हो सकता है शामिल इसमें हो सकते हैं। कि इसका साफ नतीजा यही है कि अमेरिका सिक्योरिटी यहाँ पावर प्रोवाइड नहीं कर सकता, और हम्म। उनका प्रायोरिटी इसराइल है। तो ये ईरान के साथ मिलजुल के भाईचारे से रहना चाहते हैं, और ईरान को जो मान्यता मिलना चाहिए वो धीरे धीरे इंशाल्लाह मिलेगी, और ईरान की पोजीशन मजबूत होगी, और नाकाबंदी से ईरान कमजोर नहीं होगा, और अमेरिका को शर्मिंदा होकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। जी जी, जी। अमेरिका को शर्मिंदा होकर यहाँ से निकलना होगा, ईरान की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी और वो कहीं ताकत के वजह से किसी भी पड़ोसी मुल्क को सता नहीं रहा है, उसका कोई इरादा नहीं है कहीं को कब्जा करने का। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जितना पैसा उसके पास कमाई का, बेचने का आता है, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तमाम बहन भाइयों को तकसीम करते हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हूथी हो या हमास हो। ये बहुत बड़ी बात है कि मुसीबत के वक्त भी अपने हाथ की रोटी व बांटना, दूसरों तक पहुंचाना, वो ईरान कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने अपने अमेरिका के सफ़र के दौरान हमें बार बार वक्त दिया, और आज जो बातें आपने बताई वो बहुत ही अहम हैं, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आपने बहुत से मीडिया को फॉलो करते हुए, लोगों से मिलते हुए, जो जानकार लोग हैं, जो वहां पर जिनकी बड़ी ओपिनियन अहम है, उनसे आपकी मुलाकातें हैं, आपने जो बातें बताई, खास तौर पर इजराइल अमेरिका में अछूत बन चुका है, बोझ बन चुका है। यानी हालात ऐसे हैं कि अब दुनिया बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से, नाजरीन से कहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।